NBHM 2024 का कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये उसका पार्ट 1 है। इसमें 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके, एक भी क्वेश्चन, लेकिन बीच बीच में मैं आपको कुछ होमवर्क दे सकता हूँ। होमवर्क वो होंगे जो मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस, या कुछ थ्योरम्स जो मैंने ऑलरेडी क्लास में किए हैं उनको ही होमवर्क दूंगा। अगर कुछ नई चीज आती है तो मैं उसको यही प्रूव करा दूंगा, ओके, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन कहीं पर समझ में ना आता हो, पहले मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, उसके बाद आप तुरंत उसको पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन है ओडी का। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो, लेट x बी द सॉल्यूशन ऑफ द ओडी x डॉट cos x, x 0 पर 0 वैल्यू लेता है। हाउ मेनी रियल नंबर्स y0 नॉट इक्वल टू 0, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, y0 इज नॉट इक्वल टू 0 आर there such that the solution of such that the solution y to the ODE, दूसरी ODE दी है आपको, ODE वही है, बस कंडीशन चेंज हुई है, देख लो, वैल्यू चेंज हुई है, बस वो 0 पर क्या वैल्यू ले रही है, y0 वैल्यू ले रही है, ऊपर क्या ले रही थी, 0 पर 0 वैल्यू ले रही थी, मतलब 0 पर कोई और वैल्यू ले रही है। सेटिस्फाइंग x1 इक्वल टू y1, क्या सेटिस्फाई करते हैं, 1 पर वो सेम वैल्यू लेते हैं, ये जो x और y सॉल्यूशंस हैं ये सेम वैल्यू लेते हैं। इफ देयर आर इनफिनिटली मेनी सच y zeros देन राइट इन्फिनिटी इन द आंसर बॉक्स, ओके। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम पता होनी चाहिए। मैं इसको x डॉट की जगह dx by dt लिख देता हूं, ओके। तो x को t का फंक्शन मान लेता हूं, आप इस नोटेशन के साथ ज्यादा फेमिलियर हैं इसलिए ये आपको ओडी दी। सो देखो, सबसे पहली बात, बाय एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, है ना। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है, आपको पता होगा, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि ओडी अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी वो, फिर भी बोलता हूँ मैं एक बार। देखो क्या होता है कि ये अगर कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है आपके इस प्रकार की, dxt इक्वल टू fxy, ओके। fxt क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है और लिपचिट है किसी रेक्टेंगल में, ओके। आपको डोमेन दिया होगा और कोई रेक्टेंगल आप लेते हैं, उस रेक्टेंगल के पॉइंट सेंटर क्या होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, 0 0, ओके। उस रेक्टेंगल में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, लिपचिट है, तो क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इन सम इंटरवल। और इंटरवल कैसे आप निकालते हैं वो भी आप जानते हैं, h इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ a कॉमा b बाई m, m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द fxt, राइट। उसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि आप ये देखने में समर्थ हो सकें कि एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस से इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओके। इतना ही आवश्यकता है इस क्वेश्चन में, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे आप करते हैं। बाय एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, existence and uniqueness theorem, there exists a unique solution to the ODE to the above ODE, है ना। above ODE का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी आर देयर सॉल्यूशंस। अब ध्यान रहे, ये जो भी सॉल्यूशन है ना, इसका सॉल्यूशन xt बोलेंगे हम उसको, ठीक है, xt बोलेंगे, तो xt इसको सेटिस्फाई करेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन होगा, साथ साथ इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब ये जो वैल्यू दी है ना इनिशियल 0 पर जो वैल्यू दी है इसको सेटिस्फाई करेगा, होगा वो इस ओडी का सॉल्यूशन, ठीक। अब पूछा क्या है कि आपको एक नई ओडी दे दी गई, क्या दी है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे देगी, डिफरेंशियल इक्वेशन तो वही है, हाँ, dy बाई डी टी, डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज नहीं, dy बाई डी टी इक्वल टू cos y, और 0 पर यह क्या वैल्यू ले रही है, y0 वैल्यू ले रही है। तो अब पूछा है कि हाउ मेनी रियल नंबर्स, कितने रियल नंबर्स ऐसे हैं, आप y मतलब मान लीजिए कि 0 पर कोई और वैल्यू ले और इसका सॉल्यूशन हो, तो ऐसे कितने रियल नंबर्स के लिए ऐसा होगा, और वो क्या सेटिस्फाई करे, x1 इक्वल टू y1। तो बताइए कितने हो सकते हैं ऐसे, किसी के पास कोई दिमाग है तो, मतलब कोई आइडिया है तो, क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम आप सॉल्व किए हैं इससे पहले, कोई बताना चाहता है, सोचो।
I will give you to think 1 minute, okay? You can think. Okay, let me tell you the answer. Okay, आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता किसी भी किसी भी y0 के लिए। क्यों? क्योंकि इस OD के पास भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, ध्यान रहे। वही एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से इसके पास भी यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब आप एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनाओ जिसके पास दो सॉल्यूशंस आ जाएं, अगर y0 0 के इक्वल नहीं है। देखो कैसे बनाते हैं, सिर्फ कंडीशन चेंज करूंगा। कंसीडर द फॉलोइंग initial value problem, following initial value problem, बस कंडीशन चेंज होगी और ज्यादा वही रहेगा। हाँ, क्या x या y लिखो या du/dt लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप समझ सकते हैं तो x y लिख दो तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऊपर से कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं du/dt लिख दे रहा हूँ। और रहेगी वही डिफरेंशियल इक्वेशन cos u, और ये क्या ले रही है, u1 पर x1 सॉरी y1 वैल्यू लेती है, क्योंकि y इसका जो सॉल्यूशन है वो इसको तो सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि वही तो है। इसमें y रखोगे तो dy/dt cos y इसको सेटिस्फाई करेगा। साथ साथ मैंने क्या बोला है, u1 पर y1 होना चाहिए। ठीक ही है, इस बात को देख लो ध्यान से। अब आप मुझे बताओ कि इस OD के पास कितने सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहे हैं। y ये जो ऊपर वाली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। y है उसका सॉल्यूशन, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। y पुट कीजिए dy/dt cos y, यस, बिकॉज y है ही इसका सॉल्यूशन, तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, राइट। एंड इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब u1 इक्वल टू, मैंने बोला ही क्या है, y1 होना चाहिए, तो u1 इक्वल टू y1 भी सेटिस्फाई हुआ। इसका मतलब y इज अ सॉल्यूशन। कैन यू फाइंड सम अदर सॉल्यूशन? यस, देखो अगला सॉल्यूशन, x t and yt both are solutions of above IVP। ऊपर जो IVP लिखी है इसके दोनों सॉल्यूशन है। क्यों है xt सॉल्यूशन? देखो इसमें रखो x, रखो dx/dt इक्वल टू cos x, क्योंकि x है ही इसका सॉल्यूशन। और बोला क्या है, u1 किसके इक्वल है, y1 के इक्वल है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे सॉल्यूशंस हैं y1 जो x1 इक्वल टू y1 को सेटिस्फाई करें। देखो क्या लिखा है, सेटिस्फाइज x1 इक्वल टू y1, है ना। तो अगर x1 इसके ही इक्वल है तो इसका मतलब x भी इसका सॉल्यूशन है, y भी इसका सॉल्यूशन है। एंड सेकेंडली आर अबव IVP एंड आर डिफरेंट। बताओ क्यों है डिफरेंट, x और y डिफरेंट सॉल्यूशंस क्यों है, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। why x and y are distinct? Because they does not agree at 0, because since x 0 और y 0 बराबर नहीं है, बस x 0 पर 0 वैल्यू ले रहा है ना, देखो। और y 0 पर क्या वैल्यू ले रहा है, y 0 किसके इक्वल नहीं लेना है, उसने बोला है 0 के इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन में दिया है, आप देखो एक बार क्वेश्चन, y 0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो विच कॉन्ट्रा, लेकिन which contradicts the uniqueness of solution, contradicts the uniqueness of the solution। तो मैंने क्या माना, देखो मैंने यहाँ पे मान लिया है। हाँ, आप बोलोगे आपने अज्यूम कहाँ पे किया, क्या अजम्पशन था? अजम्पशन ये था कि अगर x1 इक्वल टू y1 है तो, ठीक, x1 इक्वल टू y1 है, तो फिर मैंने बोला कि इस OD के पास दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, जो क्या करेगा, यूनिकनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इसका मतलब ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिल सकता वो जो y0 पर y0 वैल्यू दे, y0 0 के इक्वल ना हो, और y1 पर क्या वैल्यू दे, वही जो x दे रहा है। तो इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 0। तो ये सही है इसका आंसर। अब बताइए किसी का कोई इसमें डाउट है तो। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि
आपको कोई भी y0 लोगे, जब भी y0 नॉन जीरो होगा तब आपको ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जो पॉइंट 1 पर एग्री कर रहा होगा x के साथ। ओके, एक एक लाइन समझ लो, अगर कोई चीज समझ में ना आती हो तो पूछ लो उसको। मैं अगले वाले क्वेश्चन में जाता हूँ। सारी चीजें समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड देन। सो इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बताएंगे, हाँ, इसका मैं नहीं बताऊंगा। तो बताइए क्या होगा इसका सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन? क्या होना चाहिए? In how many ways, many different ways, one can put 5 identical balls in 10 non-identical boxes. तो इसका ये 11th का क्वेश्चन है। 11th में जो आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ते थे ना, उसी में से ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अगर जिसको फॉर्मूला नहीं पता है कैसे आता है वगैरह, एक बार देख लेना, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो, मान लीजिए कि आपको क्या करनी है कि identical balls 10 नॉन आइडेंटिकल बॉक्सेस में रखनी, 10 नॉन आइडेंटिकल बॉक्सेस में रखनी है। आइडेंटिकल बॉक्सेस, तो उसके लिए सॉल्यूशन होता है नंबर ऑफ वेज टू पुट के आइडेंटिकल बॉल्स, वो तुम लिख लेना, के आइडेंटिकल बॉल्स इन 10 नॉन आइडेंटिकल बॉक्सेस। इसका फॉर्मूला होता है n+k-1 c। ओके, तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आएगा? n कितना है? सॉरी, n नॉन आइडेंटिकल बॉक्सेस। ओके, क्या k आइडेंटिकल बॉक्सेस को n नॉन आइडेंटिकल बॉक्सेस में अगर आपको क्या करना है, रखना है, तो उसके कितने वेज होंगे टोटल? फॉर्मूला है n+k-1 ck। तो अगर यहाँ पे वैल्यूज रखो आप n k की, तो क्या आएगा आपके पास? 9 टोटल 10 + 5 - c 5, तो ये आएगा 14c5। इसका आंसर होगा 14c5। ओके, सो आंसर इज 14c5। 11th का क्वेश्चन है ना, मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता तो नहीं है, आप कर लेंगे इसको। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार अच्छा है देखना कि देख लें फॉर्मूला कैसे आता है। तो अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो ये किस किस को आता है? how many of you can solve this question? सर नो, मैं सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कितने कर सकते हो सॉल्व। तो ओनली 2, और कोई नहीं कर सकता? ओके, ठीक है, चलो, तो ठीक है अनामिका, तुम बता दो इसका सॉल्यूशन। लेकिन पता है आपको एक कठिन लग सकता है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आपने अगर क्या पता लीनियर अलजेब्रा लगा दी हो, बहुत ज्यादा एडवांस, है ना, तो शायद आप फंस गए, नहीं तो बहुत आसान है क्वेश्चन। ओके, चलिए करते हैं कैसे। देखिए, x+yz इक्वल टू क्या दिया गया है? 2024, और इसके केवल इंटीजर सॉल्यूशन से हमें लाने 2023। हाँ, तो अनामिका बताओ सर कैसे मैंने करेंगे? फर्स्ट वाले को y से मल्टीप्लाई किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया। ओके, ठीक है, तो बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। देखो, इसको y से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करो। y से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा ऐसे, है ना। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या, ओ नहीं, अच्छा तुमने ऐसे किया, राइट, रुको, मतलब असली मेन आइडिया तुमको शायद से तुम चूक रही हो। हाँ, तो बताओ फिर क्या किया? फिर उसके बाद z की वैल्यू मिल गई, राइट? 2024y - 2023 ओवर 1 - y², है ना। हाँ, फिर वहां से y को पुट किया कुछ भी, और उसके अकॉर्डिंग फिर दोनों की वैल्यू आ गई। लेकिन कुछ भी क्या पुट किया? क्या पुट करोगी y को? इंटीजर्स तो बहुत सारे। तो होगा नहीं, हाँ, मतलब y = +-1 तो होगा नहीं, तो मैंने y = 2 पुट किया। हाँ, तो फिर वहां से z 675, फिर x तो आ जाएगा।
दो सॉल्यूशन तुम्हें मिल गए, देखो राइट, तुमने ऐसे किया ना, इसको मेनली तुमने ऐसे किया, y एक फिक्स है तो चलो y को फिक्स कर लेते हैं, तो ये सिस्टम बन जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना। तो 2024 2023 ये सिस्टम बन गया, राइट। देन तुमने इसको सॉल्व किया, मान लो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, उस केस में इसको सॉल्यूशन मिलेगा इस तरीके से हर किसी y के लिए। जब डिटरमिनेंट जीरो होगा उस केस में देखना आप लोग क्या होता है, ये सॉरी एक जीरो ज्यादा हो गया, उसको आप मत देखिएगा। तो यहां से आपने फिर आपके पास सॉल्यूशन आया होगा जैसा कि आपने बताया, लेकिन यहां से ये आया ना आपके पास z इक्वल टू क्या है, देखो प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ऐसा आया होगा, मैं बोल रहा हूँ 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू क्या आया, प्लस माइनस को माइंड नहीं करेंगे, हाँ अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ देखो, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आया होगा मेरे अनुमान से, प्लस माइनस नहीं देखेंगे आप, ठीक है, कि सर यहाँ पर माइनस आ रहा है यहाँ पर प्लस आ रहा है, मतलब इस टाइप का आया होगा। तो यहाँ पर आप y इक्वल टू जीरो ले लीजिए, आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, इंटीजर सॉल्यूशन, ठीक बात है। अगर आप y इक्वल टू 2 ले लीजिए, आपको इंटीजर सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन ये तय कौन करेगा कि और चीजें नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि आंसर की तो आप देख ही ली होगी, हमने दो ही सॉल्यूशन है वहां। अगर ये तय हो गया है यहां से कि उसके अलावा इंटीजर से नहीं ले सकते हैं, तो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, अदरवाइज सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो बताइए क्या ये तय हो गया है यहां से, हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। अगर हो गया तो फिर मैं आपको आगे दूसरा तरीका नहीं बताता हूँ, नहीं तो दूसरा तरीका बताता हूँ। बोलो, नहीं हुआ राइट शायद। हाँ, ओके, यहाँ से तो नहीं होगा, और वाई हाँ स्क्वायर हाँ, बन गया मतलब ना। हमें दो सॉल्यूशन मिल गए, लेकिन और y के लिए होगा या नहीं होगा पता नहीं लग रहा ना, फंस रहे हैं यहाँ पर। तो इससे ये मैं वही बोल रहा था कि लीनियर अलजेब्रा लगा दी हमने, तो हम फिर वो सोच ही नहीं पाएंगे जैसे इसका सॉल्यूशन करना है। इसको हाई स्कूल से करते, देखो कैसे करते हैं, सीधे इसको सब्ट्रैक्ट करो, कोई वो नहीं है, झंझट लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, देखो सीधे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। x कॉमन आएगा 1 माइनस वाई, समझना पूरा। z क्वेश्चन कॉमन आएगा y माइनस 1, तो मैं माइनस z कॉमन ले लेता हूँ 1 माइनस वाई लाने के लिए, 1 माइनस वाई। कभी भी इंटीजर सॉल्यूशन लाने हो तो फैक्टर करना बहुत फायदेमंद रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था फरवरी 2022 में ना, CSIR नेट के, जिसमें हमने p की वैल्यूज निकाली थी फैक्टर करके। अब आप भूल भी गए हो सकते हैं, तो देखो अब इसमें क्या होगा कि 1 माइनस वाई, एक्स माइनस जेड को हमने क्या लिख दिया 1। अब हमें पता है कि x और z भी इंटीजर है और y भी इंटीजर है, तो इसका मतलब वो कौन से इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट तो 1 आता है। तो यहां से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक, y की वैल्यू निकल गई तो x और z की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। ये सब नो, मेरे कहने का मतलब क्या है वो समझिए। देखो, तो हो सकते हैं कि 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो, 1 हो, एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 हो, या दूसरी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हो सकती है कि 1 माइनस वाई इक्वल टू -1 हो, और एक्स माइनस जेड इक्वल टू भी -1। ओके, तो यहां से तय हो गया कि y दो ही वैल्यूज ले सकता है। यहां से पहले वाले में क्या आया, y इक्वल टू 0, है ना, और फिर x माइनस जेड का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, y की वैल्यू 0 लग के हम सॉल्व कर सकते हैं उनको ऊपर। ओके, यहां से आया कि y इक्वल टू 0 होना चाहिए, और y इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहां से कितना आ रहा है, y इक्वल टू 2, ठीक। ओके, तो इसका मतलब है y 0 या 2 हो सकता है। अब आप 0 या 2 पुट करके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ओके, इफ y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना आता है, देखो y इक्वल टू 0 रखने पे तो बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन मिल रहा है, y इक्वल टू 0 पुट कर दो यहाँ पर, तो x इक्वल टू 2024 आ रहा है। ये सॉल्यूशन तो लगभग हर किसी ने वहां वैसे ही निकाल लिया होगा, इतना नहीं भी सोचा होगा तो। और z इक्वल टू क्या आ रहा है, 2023, एक सॉल्यूशन मिल गया। ओके, इफ दूसरी, और इफ दूसरा केस में क्या हो रहा है, देखो इफ y इक्वल टू 2, तो आपका सिस्टम क्या बन रहा है, x इक्वल टू 2z, x 2x प्लस z इक्वल टू 2024,
भाई अब इसको तो आप लीनियर अलजेब्रा से सॉल्व कर ही सकते हैं, वही जो अनामिका ने अभी बताया वैसे ही सॉल्व करना है। तो आंसर्स क्या आ रहे हैं अब आप कर लेंगे, मुझे आगे करने की आवश्यकता नहीं है। कठिन क्या था, ये डिसाइड करना कि y 0 या 1 के अलावा कोई और वैल्यू, सॉरी 0 और 2 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं ले सकता है। ओके, और y की जो ही वैल्यू मिल गई, क्योंकि y की वैल्यू अगर 0 और 2 मिल रही है तो फिर इस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो हमारे सारे इंटीजर सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे। तो इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे, इसका आंसर होगा, एक पेयर है ऐसे 2024 0 2023, एंड दूसरा पेयर क्या है बोलो? 674 2 और 675। ओके, तो दीज आर द ओनली सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन कंप्लीट, हालांकि तुम लोगों ने वहां सॉल्व कर लिया होगा, अगर किसी ने किया वहां हो सकता है, क्योंकि 2 सॉल्यूशन, लेकिन ये वहां पर निश्चय नहीं हो पाया होगा, क्या केवल 2 ही है और नहीं है? तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूं कि निश्चय नहीं हो पाया होगा, नहीं हुआ हो सकता है। ओके, अब पक्का हो गया कि इसके अलावा कोई और नहीं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? मतलब कुछ कठिन तो नहीं है ना इसमें डाउट? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट डाउन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर सच दैट द सीरीज, ये सीरीज कन्वर्ज करती है। ओके, ये सीरीज कन्वर्ज करती है। देखिए क्या दी है सीरीज, गिवन सीरीज इज रूट n टू द पावर r समीशन, ये आपको सीरीज दी गई है, n goes to 1 to infinity रूट n टू द पावर r प्लस 1 का रूट n टू द पावर r। तो कौन, कोई बताना चाहता है सॉल्यूशन तो बता दो, मतलब किसी को आता है? डू यू नो द सॉल्यूशन? ओके, तो ठीक है मैं बोल देता हूँ। ओके, आप लोग मुझे पता है ऑलमोस्ट जानते होंगे इसका सॉल्यूशन। देखो क्या है कि इसके nth टर्म को मैं क्या लिखता हूँ, un लिख देता हूँ। nth टर्म क्या है, un, nr, और un इक्वल टू, रेशनलाइजेशन करते हैं, nr प्लस 1 माइनस nr ओवर nr प्लस 1 माइनस nr। अब आप सोच सकते हैं कि हमें पता कैसे लगेगा ऐसा करना है। तो इससे पहले आपने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, सीरीज जब पढ़ी है तो इस टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, वो रूट n प्लस 1 माइनस रूट n वाला कई बार कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, ऐसा करने से आसान हो जाएगा, नीचे से कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे हम, उससे आसान हो जाएगा बता देना क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ओके, देखो आगे अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यूएन क्या आ गया हमारे पास, un is n टू द पावर 1 ओवर n टू द पावर r कॉमन ले लेता हूँ, हाँ रूट, तो r n की पावर r/2, अंदर क्या आएगा, रूट 1 प्लस, क्यों ले रहा हूं कॉमन, क्योंकि कंपेयर करने के लिए, कंपेरिजन टेस्ट यूज करूंगा, 1 माइनस 1। सर नीचे हाँ प्लस होगा। कहां पर, हाँ प्लस, सॉरी या दिस विल बी प्लस। ओके, तो ये यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कंपेयरिंग टेस्ट से क्या लेंगे हम, इफ टेक, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, वो आप कर लेंगे ना, बाई कंपैरिजन टेस्ट r ग्रेटर देन 2 पे ये कन्वर्ज करेगी। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट से क्या होगा, देखो r ये un है, आप ऑक्सिलरी सीरीज vn इक्वल टू क्या लेंगे, vn इक्वल टू लेंगे 1 ओवर n की पावर r/2। अगर r ग्रेटर देन 2 होगा तो n की पावर क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। आपने पढ़ा है ना p सीरीज जिसे बोलते थे आप, 1/p, इससे जनरेट होने वाली सीरीज कन्वर्ज करती है जब p ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसलिए r ग्रेटर देन 2 पर क्या होगा, ऑक्सिलरी सीरीज आपने ये ली, तो फिर आप लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको ओवर करो, ओवर 1 ओवर n r/2, ये कैंसिल हो जाएंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लगाओगे तो 1 आएगा।
नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आएगा। तो बाई कंपैरिजन टेस्ट जब भी आर ग्रेटर देन क्या होगा, 2 होगा, सो दिस सीरीज विल कन्वर्ज। ओके, अब दूसरा देखो, अब आर लेस देन 2 पर देखो और ग्रेटर देन 0 पर देखोगे तो वही कंपैरिजन टेस्ट से, क्योंकि अगर r लेस देन 2 होगा तो 1/n की पावर r/2 डाइवर्जेंट सीरीज होगी ना, 1/n p वाले की काम करना है, तो उस केस में क्या होगा, ये फिर कन्वर्जेंट नहीं होगी। ओके, अब आप बोलेंगे कि r लेस देन 0 हो या बराबर 0 हो, तो फिर लेस देन 0 या बराबर 0 में, और बराबर 0 में भी हो जाएगा, राइट। बराबर 0 हो तो अगर देखो r बराबर 0 हो तो क्या होगा, r की जगह 0 पुट कर दो, फिर तो इसका nth टर्म ही 0 पर नहीं जाएगा, राइट। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये जो सीरीज है अगर r इसमें लेस देन 0 है तो क्या बनेगा, इस टाइप का बनेगा। ये देखो, ये जो रूट के अंदर है ये 1/k लिख दो, k पॉजिटिव है, हाँ, क्योंकि नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा ना, n की पावर -2 है तो 1/n² हो जाएगा, तो उसको k लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। देखो इस तरीके की सीरीज कैसे कन्वर्जेंट कर सकती है, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो इसका nth टर्म ही 1 पर जा रहा है, तो 0 पे जाना चाहिए, जबकि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो r ग्रेटर देन 0 के लिए ही ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्जेंट होगी। इज इट ओके, या डिटेल्स लिखने की आवश्यकता है या आप फिल कर लेंगे वो खुद से? नाउ इट्स इजी टू प्रूव by comparison test that series converts for r greater than 2। ओके, हो सकता है कि डिटेल्स फिल आप ना कर पाओ, मैं कर देता हूँ, देखो ठीक है, जो मैंने बोला वो लिख देता हूँ। ओके, बाद में आप देखो, कोई भी और भी बच्चे देखें, है ना, केवल आप ही नहीं। तो क्या करना है, टेक vn इक्वल टू n r/2, एंड r को क्या मानो, ग्रेटर देन 2 मानो, देन vn un ओवर vn की लिमिट क्या आ रही है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un ओवर vn, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ओवर, यहाँ लिमिट आएगा, हाँ आगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 ओवर रूट 1 प्लस 1/nr प्लस 1, क्या आएगा देखो, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ध्यान रहे, ये जो r है ग्रेटर देन 2 है, हाँ, इसलिए ये टर्म कहाँ जाएगा, 0 पर जाएगा, ठीक। तो ये क्या बनेगा, 1/2। इज इट ओके, मैंने शायद 1 बोल दिया था जब मैं इससे पहले बोल रहा था, लेकिन ये कितना आएगा, 1/2 आएगा, ओके, जो कि नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज कन्वर्ट्स फॉर r ग्रेटर देन 2। ओके, एंड r लेस देन 2 के लिए मैंने बता दिया है, सेम कंपैरिजन टेस्ट ही लेंगे आप, और r लेस देन 0 के लिए तो इस सीरीज का nth टर्म ही 0 पर नहीं जा रहा है, जो कि नेसेसरी कंडीशन होती है किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट के लिए। ओके, वो सब डिटेल्स आप फिल कर लेंगे, हम आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्योंकि आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसको कौन कौन कर सकते हैं, मैं होमवर्क लिख रहा हूं एक। होमवर्क क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये मैंने पहले ही आपको करवाया है। कब करवाया है, रियल एनालिसिस एग्जाम 1 जब हो रहा था, उसके बाद मैंने होमवर्क्स दिए थे इसको करने के लिए, आपको याद होगा तो। अगर क्या था कि सपोज A be a subset of R X, okay, A be a subset of X, यहाँ पे मुझे केवल एक पॉइंट की आवश्यकता है, तो इतना ही आप सेट के लिए बाद में लिख लेना। सपोज क्या है, A कोई पॉइंट है X का, ओके,
prove that the function defined by f from function defined by, पहले लिखना पड़ेगा कहां से कहां है ना, फंक्शन f from x कोई मेट्रिक स्पेस है, हाँ कोई भी मेट्रिक स्पेस, x to r, it is a metric space. Okay, x to r defined by fx equal to distance from a. Okay, h uniformly continuous. I will use this only. Okay, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए यहां पर नहीं करेंगे। तो देखो इसको यूज करेंगे। अब हमें दिया क्या है, इन अ मेट्रिक स्पेस XD टेक 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A1 A2 A3 कंसीडर FG x to r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दिस। पहला वाला दिया है, दूसरा वाला भी सिमिलर होगा, हाँ आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। fx इक्वल टू क्या दिया है, ये फंक्शन दिया है, डिस्टेंस फंक्शन का सम दिया है, A1 से डिस्टेंस और A2 से डिस्टेंस और उनका सम dx A1 और इसका इनवर्स रेदर, ओके, इनवर्स ऑफ दिस 1 बाई दिस, ये हमें दिया है, पूछे हैं। और जी भी दिया है, जी के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं इसके बारे में ही बात करूं, वो काफी है। जी क्या दिया है कि जी में सिर्फ 3 पॉइंट आ गए, हाँ एक पॉइंट बढ़कर आया है, पहले इसके बारे में बात कर ले। पूछ रहा है कि एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, और दूसरा ऑप्शन है कि एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है, तीसरा ऑप्शन है कि दोनों यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हैं, और चौथा ऑप्शन है कि दोनों यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकते, ऐसा पूछा है। ठीक है, देखो सबसे पहले जब आप एग्जाम में हैं तो एक बार अगर आप रियल फंक्शन लेंगे, मान लीजिए कि एक्स की जगह आर लेंगे ना, तो मॉड्यूलस वाली मैट्रिक, तो आप समझ जाएंगे इसको सॉल्व कैसे करना है पूरे क्वेश्चन को, वो आप काम करेंगे, हाँ कि पता कैसे चलेगा कि सॉल्यूशन कैसे करना है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, वहां से आपको पता लगेगा कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, और ज्यादा आइडिया फिर सेम है। जैसे आप रियल के लिए करोगे ना, किसी रियल फंक्शन के लिए एक्स की जगह भी अगर रियल नंबर का सेट हुआ, तो आप A1 A2 कोई 1 और 2 पॉइंट लेके देखना और इस फंक्शन को समझना, तो वहां से आपको आइडिया आएगा, ठीक है, कि इसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं। तो वो काम मैं नहीं करूंगा, मैं सीधे कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन। तो देखो हम क्या करेंगे, fx यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन सबको पता है ना, कोई ऐसा है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन ना पता हो तो बतानी पड़ेगी। ओके, सबको पता है, राइट। सो देखो आप क्या करोगे, fx माइनस fy का मॉड्यूलस, क्योंकि fx और fy कहाँ है, रियल नंबर में है, हाँ इसलिए, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 ओवर डी एक्स A1 प्लस डी एक्स A2, ओके, माइनस dy A1 प्लस dy A2। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने पर, हाँ मॉड्यूलस लगाना मैं भूल गया, क्षमा करें, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा, सभी लोग मेरे साथ कर सकते हो आप लोग सॉल्व, और बताएं अगर मैंने कहीं कोई मिस्टेक की हो तो। dx A2 1 ओवर dy A1 प्लस, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख देता हूं हमें, dy A2, और अंदर क्या आएगा, मॉड्यूलस dy A1 dx A2, A1, और दूसरा dy A2, अच्छा
यहां तक शायद सभी को क्लियर होगा। ओके राइट। तो अब देखो, अब पता कैसे चलेगा यहां से आगे कैसे करना है। अगर ये क्वांटिटी हमें बाउंडेड मिल जाए, ठीक है, ये वाली, ये लेस देन इक्वल टू क्या आ जाए, m आ जाए किसी से, तो आगे वाली में हम ट्रायंगल इनइक्विटी लगा के क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल इनइक्विटी लगाकर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, m टाइम्स d ऑफ, ये पहला वाला पार्ट आ जाएगा, और फिर m टाइम्स दूसरा वाला पार्ट आ जाएगा। लेकिन पहले वाले पार्ट को लेस देन एप्सिलॉन बाई m किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाला फंक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। जब जब क्या हो, x और y की डिस्टेंस क्या हो, लेस देन किसी दिए गए कोई जो हमें डेल मिलेगा उससे। ठीक है, आ रही है ना बात? तो अब हम इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको करना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं। ओके, तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, इस क्वेश्चन को। चलिए देखो, अब यहां से क्या करना है, इसके बारे में सोचो। आप सिर्फ पहले इसके बारे में सोचो कि क्या ये वाला पहला वाला, देखो क्या ये बाउंडेड होगा, इसको कैसे सोचना है। अब ये बाउंडेड होगा का मतलब कि नीचे वाली क्वांटिटी जीरो की ओर टेंड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जीरो की ओर टेंड नहीं करनी चाहिए का मतलब कोई ना कोई तो मिनिमम पॉइंट मिलना चाहिए इस तरीके से कि ऐसा हो सभी एक्स वाई के लिए ना। एक एक चीज को सोचते हुए चलो, ऐसा होना चाहिए, मतलब ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये सर m जीरो से बड़ा क्यों होगा, निगेटिव तो नहीं होगा। निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। हाँ, d ऑफ x a1 हमेशा नॉन निगेटिव होगा। सॉरी, पॉजिटिव में बोल रहा हूँ, नॉन निगेटिव। तो ये दो क्वांटिटी इसीलिए मैंने मॉडुलस से बाहर ली है, उसको आप समझ गए होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। तो अब क्या, इसको कैसे करें, ये तो बहुत आसान है। देखो, सिंस, अब हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस, जो मैंने बोला वो नहीं लिखेंगे, अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में जैसे लिखा जाता है वैसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताओ? अब आप बताओ, कोई एक ऐसा नंबर बताओ फिर m ढूंढ के, ये किससे बड़ा होगा हमेशा। इट इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ a1 a2, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ओके, डिस्टेंस ऑफ a1 a2, और डिस्टेंस ऑफ a1 a2 विल बी ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि a1 a2 आर डिस्टिंक्ट, ये दिया गया है आपको, गिवन। ठीक है, उसने बोला है कि a1 और a2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हो। क्वेश्चन आप भूल गए होंगे अभी तक, हो सकता है देख लो एक बार। a1 a2 a3 तीनों डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको आप क्या मान लीजिए, m मान लीजिए। तो और यहां से क्या आएगा, और तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, d x a1 प्लस d x a2, इट इज लेस देन एन इक्वल टू 1 ओवर d a1 a2, और इसको मान लीजिए m। इज इट ओके? हाँ, ग्रेटर देन होगा। हाँ, ग्रेटर देन नहीं, ठीक है। आई एम नहीं राइट, सर, सही है। या इट्स ओके। ग्रेटर देन ही है, इधर को ग्रेटर देन ही लगा है। मैं ऐसा नहीं कह सकता ग्रेटर देन नहीं होगा, लेकिन ठीक लगा है ग्रेटर देन। ओके, ठीक है, ओके। ये होगा फॉर ऑल एक्स, कोई भी एक्स क्यों ना हो। ठीक है, फॉर ऑल एक्स ट्रू है ये, क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी हर किसी एक्स के लिए होगा, फॉर ऑल एक्स। नाउ कम बैक टू द प्रूफ, कम बैक, वहीं वापस चले, चलो जहां हम कर रहे थे। ठीक, ये सॉल्यूशन लिखते हुए मत लिखना कहीं एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लिख रहे हो कम बैक, कहाँ बुला रहे हैं न मालूम। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ऐसे मैंने लिख दिया हो तो इसको मत सीख लेना तुम। अब उसी में वापस चलते हैं, क्या हो जाएगा, fx माइनस fy का मॉड्यूलस लेस देन एन इक्वल टू m टाइम्स m स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा बाय द वे। हाँ, देखो दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी y के लिए इसमें y से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास दो आएंगी, दोनों चीजें पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, साइन बना रहेगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव है दोनों। ठीक है, तो साइन बना रहेगा। हाँ, इनइक्वालिटी में साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि रिवर्स होगा नहीं होगा।
ओके, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ध्यान में रहना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर m स्क्वायर आ रहा है और क्यों आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। एंड ट्रायंगल इक्वलिटी, अब मैं इसको m डैश लिखता हूँ, हाँ, m डैश के स्क्वायर को फिर m लिख देंगे हम, ओके, m डैश इज ग्रेटर देन 0, ये जो इसको लिखा है ना मैंने m डैश, हाँ, तो फिर अब m स्क्वायर को क्या मैं वो लिख दूं, m लिख दूं, m डैश के स्क्वायर को m लिख देता हूं और फिर ट्रायंगल इक्विटी भी साथ लगा देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1। इतनी डिटेल्स आप फिल कर लेंगे ना जब आप लिखेंगे, ये तो हम घर में सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में ऐसे नहीं, एग्जाम में तो यहीं से अनुमान लगा लेगा आदमी, ठीक है, लेकिन लिखना भी सीखना चाहिए मैथमेटिक्स में, किसी के सामने हो तो कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको, ओके। तो देखो इंटरव्यू में कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास d डिस्टेंस ऑफ y_a1 डिस्टेंस ऑफ x_a1 एंड m टाइम्स ट्रायंगल इक्विटी लगा दी है मैंने, समझ में आ गया होगा, ये वाला 2 स्टेप साथ में कर लिए, ये जो था ना यहाँ पर m आया, देखो m आया, फिर इसके बाद ये वाली जो क्वांटिटी है इसमें मॉड्यूलस वाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी, x प्लस y का मॉड्यूलस क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस x मॉड्यूलस y, दो बार लिखना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने पहले एक ही बार में लगा दी। हाँ, अब इसको आप क्या कर सकते हो, लेस देन एप्सिलॉन बाई m कर सकते हो, इसको ना एप्सिलॉन बाई m से क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जब जब x y का डिफरेंस क्या होगा, d ऑफ एक्स वाई लेस देन डेल होगा, वो डेल मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया कि dx_a1 क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ओके, बताया ना, अभी ऊपर होमवर्क दिया है, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस की डेफिनेशन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, हाँ, ओके। तो एप्सिलॉन बाई m वो आप लिख सकते हो, ऐसा क्यों आया, m टाइम्स स्ट्रिक्ट साइन आएगा रेदर, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाई m करोगे ना, ओके। तो यहाँ पे लिख देना, मैं जो जो चीजें हैं वो इसको इस वाली पेन से लिख देता हूं मैं, m स्क्वायर इक्वल टू क्या है, m डैश का स्क्वायर इक्वल टू m है, ओके, ये भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, इस वाली पेन से लिख दिया, यहां पर तक क्लियर है, तो ये लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन आ जाएगा, फॉर ऑल x, y सेटिस्फाइंग d ऑफ x, ये d आएगा, हाँ, मॉड्यूलस नहीं आएगा, क्योंकि x y के लिए मेट्रिक क्या है, x y x के पॉइंट है यहाँ, उसके लिए मेट्रिक d दी है, तो d आएगा, ठीक है, इनकी डिस्टेंस जब जब लेस देन डेल हो। अब ध्यान रहे यहाँ पे आपको दो चीजें करनी होंगी, कि इसको भी एप्सिलॉन बाई m बनाएंगे तो dxy क्या होना चाहिए, लेस देन डेल होगा, इसका डेल अलग मिलेगा, उसको डेल 1 नाम दोगे, इसके लिए जो डेल मिलेगा, क्योंकि दूसरा फंक्शन, ये डिस्टेंस कहां से है, a2 के साथ है डिस्टेंस, ये a1 के साथ डिस्टेंस नहीं है, ये a2 के साथ डिस्टेंस है, तो इसका डेल अलग आएगा, उसको डेल 2 बोलिए, ओके। तो डेल 1 डेल 2 उसका फिर क्या लेंगे, डेल 1 और डेल 2 का मिनिमम लेंगे कि मैक्सिमम, मिनिमम मिनिमम उसका नाम डेल है, हाँ, तो ध्यान रखना उसका नाम डेल है, एप्सिलॉन बाय 2m, क्या, एप्सिलॉन बाय 2m, राइट, तो एप्सिलॉन बाय 2m से वो करेंगे, हाँ, ताकि एप्सिलॉन आ जाए हमारे पास, राइट, यू आर राइट। सो 10 हो गया यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, अब लिखने की जरूरत तो नहीं है, देखो मॉड्यूलस ऑफ fx माइनस fy को आपने लेस देन एप्सिलॉन कर दिया, ये एप्सिलॉन कोई भी दिया गया नंबर है, हाँ। अब आपको प्रूफ लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे भाई, प्रूफ जब आप लिखना होगा, अब देखो ये मैंने आपको सिखाया कि प्रूफ तक जाएंगे कैसे, अब आपको प्रूफ लिखना होगा, ऐसे नहीं लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे क्या, सपोज एप्सिलॉन इज गिवन, राइट, इट इज ग्रेटर देन 0, अब आपको प्रूफ लिखना हो, तो ये तो मैंने सॉल्यूशन लिखा आपके सामने, आपको सिखाते हुए लाया ना कि सॉल्यूशन ऐसे ऐसे करेंगे, पता कैसे चलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह, तो सब बातें बताई, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको मान ली सॉल्यूशन लिखना है, टेक्स्ट बुक्स होती है ना, उनमें सॉल्यूशन ऐसे थोड़ी लिखा होता है, वो तो बोलते हैं कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अब आप सोचते हैं कि इसको कैसे पता चला कि एप्सिलॉन बाय 2m से छोटा करना था, सोचते हैं ना कई बार जब पहले पढ़ो, इसको कैसे पता चला एप्सिलॉन बाय 2m से छोटा करना है, हमको क्यों नहीं पता चलता है, तो उसको ऐसे ही पता चला था जैसे मैंने आपको बताया, फिर वो जब प्रूफ लिखेगा वो ऐसे लिखेगा, कैसे, कि सपोज, क्योंकि लैंग्वेज होती है मैथमेटिक्स की, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखना होता है, एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 सिंस दिस इज अ यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शन, सो फॉर वी कैन मेक इट
एप्सिलॉन बाई 2 से 2m से छोटा कर सकते हैं, फिर उसका मिनिमम लेंगे, बोलेगा नाउ मॉडुलस ऑफ fx माइनस fy इज लेस देन एप्सिलॉन, ऐसे करके प्रूफ हो जाए। ठीक है, आई बात समझ में? आ गया ना, क्लियर हो गया पूरा? Right. So f is uniformly continuous. Okay, f is uniformly continuous. Is it difficult to prove for g? g के लिए क्या होगा, देखो अब मैं g के लिए शॉर्ट में लिखूंगा सिमिलर इज फॉर g। थोड़ा सा आपको कहां पे दिक्कत हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूं। सिमिलर फॉर g, देखो मॉड्यूलस ऑफ, क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ gx माइनस मॉड्यूलस ऑफ gy, तो ये क्या आएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, dx a1 प्लस dx a2 प्लस dx a3। तो फिर 1 बाद में लिखना चाहिए हमेशा, ऐसे बीच में लिखना पड़ता है ना, तब अच्छा लगता है। तो 1 पहले लिख दोगे तो लंबा हो जाता है फिर, तो बाद में लिखेंगे 1 को। ओके, अगला वाला आएगा dx a1 y। अच्छा एक काम करता हूँ ना, मैं तो कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ अभी। ओके, आप सोच रहे हो कि वाई पे इतने देर में तो मैं लिख देता ना, कोई नहीं, शायद बराबर ही समय लगेगा। ओके, क्योंकि आप भी तो अपनी बुद्धि लगाते रहते हो, कहते हो कि सर बड़े बेवकूफ हैं, इतनी देर में तो लिख देते, खाली वहां से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, है ना, मन मन में सोचते हो। चलो अब ऊपर क्या आएगा आपको पता है, राइट? 3 चीजें आएंगी, अभी 2 चीजें नहीं है। हाँ राइट, ये 3 आएंगे इस तरीके के पेयर, अभी 2 नहीं आएंगे, एक a1 वाला आएगा, एक a2 वाला आएगा, एक a3 वाला आएगा। तो वो तो आप हैंडल कर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम a1 इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शन, है ना, इसी तरीके से। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे फंस जाए, इसको कैसे करेंगे, छोटा देखो कैसे करेंगे, मतलब इसको बाउंडेड कैसे दिखाएंगे, पता है किसी को? इसको लिखेंगे ऐसा, पहले लिख सकते हैं, अरे ऐसा तो लिख ही सकते हो, मान लो सब कुछ आपके पास नॉन नेगेटिव है, राइट, सब कुछ आपके पास नॉन नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव, तो ये वाली साइड बड़ी होगी ना। हाँ, अब इसके लिए हम पहले से जानते हैं, इसको हमने लिखा है, बस फिर वही चीज दोहरा दो, वही वाला m काम कर जाएगा, d1 d2। आपको एग्जैक्ट मिनिमम क्या होगा, एग्जैक्ट क्या होगा, ये जरूरत नहीं है इसकी, हाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, आपको चाहिए बस ये ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि a1 और a2 तो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। ओके, तो इस तरीके से अब आप आगे कर सकते हैं, अब आगे प्रूफ सिमिलर है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन बनाने वाले की चालाकी देखो, कि बोथ f एंड g आर यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस। मान लो कोई तुक्का मारना चाहता है, वो सोचेगा यार एक होगा एक नहीं होगा, तभी तो 2 बनाए हैं। अब तुक्का वाला तो ऐसे सोचेगा ना, नहीं सोचेगा, मान लो किसी को तुक्का मारना है, इसमें सोचे दोनों यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है। हाँ, अभी थोड़ा सा मतलब तुम रियल फंक्शन के एग्जांपल लोगे तो सोचोगे पहला वाला भी है तो दूसरा वाला भी होना चाहिए, इस तरीके से भी सोच सकते हो ना। तो कोई गलती से तुक्का लगाना चाहे तो गलत हो जाएगा, एक यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस दूसरा नहीं होगा, तो ऐसे करके ए और बी ऑप्शन दिए। तो इसका एफ और जी दोनों यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होंगे। अब किसी का डाउट है तो कृपया करके पूछो मुझसे, मैं उसको क्लियर कर दूं। कोई डाउट नहीं है? ओके, पक्का समझ में आ गया ना सबको? अब कर लेंगे फिर खुद, अगर आपको खुद करने को दे दिया जाए तो कर लेंगे। चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। सो एक क्वेश्चन अगला वाला है, उसको कौन करना चाहेगा? ये वाला, इसको कौन कौन कर लेगा? ऐसा क्वेश्चन किया है ना आपने ऑलरेडी?
या नहीं किया? इसको कर लोगे या मैं करवाऊं? इसमें कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। तो सिंपली आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है कि नीचे ये देखना है कि कंटिन्यूअस बना रहे, फंक्शन पॉजिटिव रहे, जो उसके साथ आ रहा है साइन या कॉस के साथ जो आएगा वो पॉजिटिव रहे। तो क्या करना है? विल यू डू इट? इट इज नथिंग मोर देन कैलकुलेशंस। ओके ओके, सारे बच्चे बोल रहे हैं हाँ कर लेंगे। कोई ऐसा है जो नहीं कर पाएगा? तो मैं इसको करवा देता हूँ। बताओ, आंसर है a शुड बी लेस देन 4। ओके चलो इसको मैं बता देता हूँ इसको कैसे करना है। दूसरा, और ये नहीं होगा जो क्वेश्चंस जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अगर ये कोई होमवर्क्स नहीं होंगे, आपसे कोई चीज नहीं होगी, तो मुझसे कल वाले दूसरे वाले जो पार्ट 2 करेंगे ना हम, ये तो पार्ट 1 है, आज 10 तक क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले वाले में 20 तक करेंगे, फिर 30 तक करेंगे, फिर 40 तक करेंगे। इनमें 40 तक क्वेश्चन करने तक अगर बीच में आपको कोई भी चीज नहीं आती हो, वो मुझसे पूछ लें। ओके, मैं उसको दूसरे वाले पार्ट में क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा और पूरा का पूरा उसको लिख दूंगा। अगर ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा तो मुझे बताएंगे और मैं इसको क्या करूंगा, दूसरे वाले पार्ट में फिर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। ओके, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे, कैलकुलेशन से अलावा कुछ नहीं है उसमें। चलिए, तो क्या बोल रहा है 8 लेट, ये 7वां क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन क्या है फिर? व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? वेयर इज दैट? सर ग्रुप थ्योरी का था 7th। ग्रुप थ्योरी का था? Z by N। ओ आई थिंक आई मिस्ड इट। आप कैसे आएगा फिर? मैंने तो वो भी कर दिया। तो क्या था, मैं लिख देता हूँ, बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 7। ओके आई रिमेम्बर, याद आ गया। फिर भी एग्जैक्ट लैंग्वेज बोल, मैं लिख रहा हूँ। For a positive integer n, denoted by group of integer modulo n, and by then the symmetric group of n letters, the number of for which we have an injective homomorphism from Z by NZ to S7 is equal to. Okay, the number of n's, okay, for which we have, bas, yeah, okay, you can mute, okay, injective homomorphism from Zn to morphism from Zn लिख देते हैं, इंटीजर मॉड्यूलो n टू Sn। देखो ये है ना क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखो क्या करना है आपको। इस क्वेश्चन को आपसे पूछा है इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। पहले देखो इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होता क्या है, उसको समझने का कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करते हैं पिक्चर से। ओके, व्हाट हैपेंस, होता क्या है इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। ये आपके पास मान लीजिए Zn है, ओके, दिस इज योर Zn, ऐसा मान लीजिए, और ये आपका Sn है। ये दोनों फाइनाइट ग्रुप है। इसको बड़ा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इन जनरली इसकी कार्डिनलिटी बड़ी होती है, इसलिए मैं डायग्राम में बड़ा दिखा रहा हूँ इसको। ओके, तो ये आपका Sn है मान लीजिए। 1 के लिए कार्डिनलिटी बराबर हो जाएगी, ऐसा नहीं है आपको कि सर 1 के लिए तो, हाँ Zn2, ये n तो फिक्स दिया है ना, S7 दिया है शायद। हेलो, राइट, Yes sir. यस, ओके। तो अब इसको बड़ा बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है, है, क्योंकि अगर Zn ही बड़ा हो जाएगा S7 से तो फिर कहां से इंजेक्टिव मैप आएगा, मैप ही नहीं आएगा इंजेक्टिव, है ना। तो इसलिए ठीक, तो होमोमॉर्फिज्म में तो दूर की बात, जब भी इंजेक्टिव मैप होता है तो इस तरीके से, ये इंजेक्टिव मैप में ऐसे होता है ना डायग्राम, ये डॉट डॉट डॉट, इमेज। अब सोचो, इस बात को समझ लेना आवश्यक है जो मैं पहले कह रहा हूं। अब बीच में डॉट 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 है, जब भी किसी साइक्लिक ग्रुप से, ये साइक्लिक ग्रुप है, ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप से दूसरे साइक्लिक ग्रुप में इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होती है, ठीक, तो क्या होगा, उसके अंदर उसकी आइसोमॉर्फिक इमेज होगी, है ना, राइट। तो अब इस Sn को एक पल के लिए S7 को आप भूल जाइए, राइट, इसको दूर कर देते हैं, कर दिया हमने दूर।
अब क्या होगा, दिस Zn इज आइसोमॉर्फिक टू दिस, लेकिन ये जो अंदर बना रहा हूं ना मैं, ये सब ग्रुप होगा S7 का, ठीक है, S7 का सब ग्रुप होगा। अब इसका मतलब है ये सब ग्रुप होगा तो किससे, ये साइक्लिक सब ग्रुप है, साइक्लिक सब ग्रुप है तो n ऑर्डर के एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, n ऑर्डर के एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि किस ऑर्डर के एलिमेंट S7 के पास है। ओके, जिस जिस ऑर्डर के एलिमेंट S7 के पास होंगे उसके लिए ये पॉसिबल होगा। आई बात समझ में? आप दूसरा ये भी मैं आप दिखा, उल्टी चीज भी आपको बता देता हूं। मान लो कि S7 के पास किसी, मैंने बोला होमोमॉर्फिज्म है तो उस ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए ना, हाँ उस ऑर्डर का एलिमेंट होगा तो होमोमॉर्फिज्म भी होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, सो मान लो कि S7 के पास 5 ऑर्डर का एलिमेंट है मान लो, तो उसके अंदर एक 5 एलिमेंट से आप ग्रुप जनरेट कर सकते हो ना, 5 ऑर्डर का एलिमेंट है तो उसको सिग्मा बोलो। तो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय सिग्मा क्या होगा, ऑर्डर 5 का होगा और S7 के अंदर होगा। तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि कोई भी साइक्लिक ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होता है, 5 ऑर्डर का Z5 के, तो Z5 से डायरेक्ट वही आइसोमॉर्फिक है तो आइसोमॉर्फिज्म आ जाएगी उसमें, और वही आइसोमॉर्फिज्म क्या होगी, Z5 टू S7 एक होमोमॉर्फिज्म होगी इंजेक्टिव। तो अब मैं इस सबको मिटा दूं और सीधे लिखूं कि द we just need to count the number of what is the possible orders of the elements in S7, right? You understand ना? शायद जो मैंने पहला वाला पार्ट बोला वो उतना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखो मान लो इसमें 1 2 3 ऑर्डर के एलिमेंट है तो सोचो फिर Z1 Z2 Z3 से इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म आएगी, और दूसरा वाला पार्ट भी जरूरी है। और जब भी इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म आएगी वो ये इंप्लाई करेगी कि जैसे Zn का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर का एलिमेंट S7 के पास होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं हम, इसकी आवश्यकता नहीं है। चलो हाँ मिटा दो फिर, क्योंकि इससे समझ तो आएगा नहीं, क्योंकि जो केवल नोट से देखेगा उसको क्या समझेगा, इसमें कुछ लिखा थोड़ी है। तो मिटा ही देता हूँ इसको, जो वीडियो देखेगा उसके लिए अब मिटेगा ना, ये पहले तो रहेगा ही, पहले तो देख ही सकता है वो जो मैंने बोला है। चलो, सो वी नीड टू काउंट, वी नीड टू find what is the number of, what is possible orders of elements in S7, orders of elements in S7. Okay, how do you count? कैसे करते हो आप काउंट, क्या पता आपको काउंट, हाउ डू यू काउंट? साइकिल डिकम्पोजिशन से ना, हाँ साइक्लिक डिकम्पोजिशन। देखो कोई भी परम्यूटेशन होता है एसएन में, उसको आप क्या कर सकते हो, साइक्लिक डिकम्पोजिशन कर सकते हो उसका। जैसे मान लो ऐसा है, तो जो इन साइकिल की लेंथ होती है उनका जो एलसीएम होता है वो ही क्या होता है, ऑर्डर होता है उस परम्यूटेशन का। और ऐसा हर किसी परम्यूटेशन के लिए किया जा सकता है, ठीक, लेंथ का एलसीएम। तो जब मैं यहाँ अब 7 के पार्टीशन करूंगा मैं ऐसे, ठीक है, 7 के पार्टीशन क्या क्या हो सकते हैं, 1 + 1 + 1 + डॉट 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 1, ओके 7 बार। फिर 2 से करूंगा, 2 + 1 + 1 + डॉट 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 1, सारे 1 है। अब 2 के साथ एक बार 2 वाला करूंगा, हाँ मतलब पहले मैंने 1 को फिक्स किया आगे, फिर 2 को फिक्स किया, कितनी बार बना सकता है, फिर दूसरे नंबर पर 2 को फिक्स कर दिया, आप कितनी बार बना सकता है, इस तरीके से। ओके, 7 के टोटल पार्टीशन कितने होते हैं, आप तीसरे नंबर पर 2 ले आता हूं इस तरीके से। ओके, अब चौथे नंबर पर 2 आ नहीं सकता, तो अब हम 3 के पास चले जाएंगे। 3 1 1, पहले 1 वाला लगा लेते हैं सारा नंबर, ज्यादा हो गया लग रहा है। 7, अब 2 की बारी, 3 2 5 2 7, ये इस तरीके से मैं सारे पार्टीशंस आपको दिखा देता हूँ यहाँ। ओके, 3 2 5 2 7। अब आएगा 3 और 3 की बारी। ये आप समझ रहे हैं ना कैसे एक भी नहीं छूटेगा इसमें, या नहीं समझ रहे हैं? समझाने की आवश्यकता है तो बताओ, सारे आ जाएंगे इसमें। अब शायद 3 के साथ कुछ और हो नहीं सकता, तो 4 की बारी। अब आएंगे 4 के पास। ओके, 4 + 1,
नहीं 4 के पास नहीं आएंगे, 4 के पास यहीं से, फिर इससे वो हो जाएगा, मतलब उससे छोटे वाले नंबर्स के पास। ये तो 2 बार आ जाएंगे ना, 1 7 4 3 7 5 1 1 सो 5 2 7। ओके, अब 6 वाले क्या बनेंगे, 6 + 1, और 7 वाला क्या बनेगा, 7। तो देखो पॉसिबल ऑर्डर से लिखो आप डायरेक्ट, क्या क्या एलसीएम आ रहे हैं देखो। अब आपको मैं बताऊं, ये हर कोई पार्टीशन एक किसको डिनोट करता है, उन परम्यूटेशन को डिनोट करता है जिनकी साइक्लिक डिकम्पोजिशन इस फॉर्म की है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको लो, ये वाला जिसमें 3 साइकिल 2 साइकिल और 1 साइकिल, इस टाइप के सारे परम्यूटेशन को डिनोट करता है। तो सारे परम्यूटेशन इस तरीके से डिनोट हो जाएंगे। हाँ, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है, इनमें जो टर्म्स आ रहे हैं उनके एलसीएम देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो मैं लिख देता हूँ, बोलो पॉसिबल ऑर्डर्स। 2 3 4 5 6 1 2 3 कोई 4 2 से स्टार्ट हुआ था सर, 5 6 7 10 और 12। ओके, तो इस ऑर्डर के एलिमेंट क्या होंगे, S7 के पास है। तो इसलिए Z1 Z2 डॉट 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 ये वाले Z12 ये इसके सब ग्रुप होंगे, यानी कि इन केसेस में इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगी। ये टोटल कितने हैं, कितने हैं ये टोटल, 9। तो आंसर आ जाएगा 9। अब किसी को इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आया तो पूछ लो मुझसे, मतलब ऐसा हमने क्यों किया, ये सब समझ में नहीं आया तो आस्क मी। एवरीवन अंडरस्टैंड्स राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे। फॉर विच ऑफ द वैल्यूज ऑफ n डज द पॉलिनोमियल x⁴ nx + 3 हैव अ रैशनल रूट। तो कौन कौन जानते हैं इसका सॉल्यूशन, हाथ खड़ा करो। ओके, बहुत आसान है, देखो रैशनल रूट टेस्ट, रैशनल रूट टेस्ट। सपोज मैं लिख देता हूं यहां पर fx belongs to zx be a polynomial। हाँ, पॉलिनोमियल तो होगी ना। सपोज fx belongs to zx, fx इक्वल टू क्या लिखेंगे, an(x⁴n डॉट 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 a0 if fx has a rational root, rational root है p/q, देन क्या होता है, q divides an and p divides, ध्यान देना, a0। कैसे याद रखना है, मैं प्रूफ भी करवा देता हूँ, प्रूफ बहुत लंबा नहीं है। तो देखो p किसको डिवाइड करेगा, जैसे ये इस तरीके से आप पॉलिनोमियल लिखते हो हमेशा, तो पहला वाला ये लास्ट वाले को डिवाइड करेगा, ये नीचे वाला सेकंड वाला पहले वाले को डिवाइड करेगा, ऐसे करके। ओके, तो देखो कैसे इसको प्रूव करते हैं, बहुत ही आसान है इसका प्रूफ। मान लो इसका कोई रैशनल रूट है, इसमें p/q पुट करो आप, p/q की पावर n an डॉट 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 a0, ये आपने पढ़ा भी होगा ग्रुप थ्योरी में। तो ये अब q⁴n से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा q⁴n p⁴n an-1 q⁴ क्या आएगा, q आएगा ओनली। ओके, p⁴n-1 डॉट 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 लास्ट में आएगा a0 q⁴n इक्वल टू 0। ठीक है, फिर a0 q⁴n को आप क्या ले जाएंगे, इधर उधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। ठीक है, p और q क्या होंगे, एक दूसरे को डिवाइड करेंगे नहीं, p और q क्या करेंगे, एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे, समझे। तो अब यहां से ऑब्जर्व करोगे कि q किसको डिवाइड करना चाहिए, an को डिवाइड करना चाहिए। ओके, और उसके बाद p किसको डिवाइड करना चाहिए, a0 को डिवाइड करना चाहिए। यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, आगे मतलब रैशनल रूट टेस्ट का यही प्रूफ है, इससे ज्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है इसका। मतलब आप ये सोचोगे क्या पता इस लाइन का बहुत बड़ा प्रूफ हो जो मैंने लिखा हो, बहुत आसान है। तो आप देखो
what are the possible possible rational roots of क्या x to the power 4 nx plus 3, इसके क्या हो पॉसिबल रूट्स हैं, क्या हो सकते हैं? क्योंकि अगर रैशनल रूट क्या है, p by q है, इफ p by q इज रूट ऑफ, इसका नाम मैं px सॉरी fx लिख देता हूँ, हाँ fx इक्वल टू fx, देन p किसको डिवाइड करेगा बोलो, p डिवाइड्स 3 एंड q डिवाइड्स 1, तो यहां से पॉसिबिलिटीज क्या आई, सो पॉसिबिलिटीज आर क्या आएगा, प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 1, राइट? सबको पता चल रहा है ना, क्योंकि p की जगह क्या हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, q तो प्लस माइनस 1 ही होगा, तो ओवरऑल p बाई q क्या आएगा, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1। अब हम इसमें पुट करेंगे और n की वैल्यू निकाल देंगे, तो क्या होगा, प्लस माइनस 3 का केस 1, प्लस माइनस 3 का पावर 4 n प्लस माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना? तो इस केस में क्या होगा, जिस केस में प्लस माइनस 3 रूट हो सकता है, तो n की वैल्यू क्या होगी, देखो 3 की पावर 4 मीन्स, यहां से 3 को हटा दो, एक मेरी मानते हो तो 27 प्लस माइनस 3n प्लस 3 सॉरी प्लस 1, ओके, यहां से आ जाएगा n इक्वल टू प्लस माइनस 28। आ रही है बात समझ में, कि जिस केस में 3 रूट होगा उसमें n की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 28 में से एक होगी, ओके। तो अगला क्या है, देखो ऐसे ही प्लस माइनस 1 पुट करो, प्लस माइनस 1 की पावर 4 प्लस माइनस 3n प्लस 3, ओ 3 नहीं, अभी n आएगा x की जगह, ओके, 3 इक्वल टू 0। तो ये यहां से क्या आ रहा है, देखो n इक्वल टू आ रहा है प्लस माइनस 4, तो ये n के आंसर्स आएंगे, मतलब n की वैल्यू भले ही कुछ भी हो, जो इस पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे वो प्लस माइनस 3 या प्लस माइनस 1 ही हो सकते हैं रैशनल रूट। अब मान लो प्लस माइनस 3 रूट है तो n की वैल्यू मिल जाएगी आपको, मान लो कि प्लस माइनस रूट है तो फिर आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। अब वो कब है वो आप देख लेना, अब अलग अलग मैंने नहीं रखा है, प्लस 3 रख के रखोगे तो n की वैल्यू आएगी, प्लस माइनस 3 रखोगे तो n की वैल्यू आएगी, n की 4 वैल्यूज आएंगी, ओके। तो ये 4 वैल्यूज प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 28 इसका आंसर है। इस तरीके से इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन आता है 10th नंबर, एफ जी, हाँ कोई डाउट तो नहीं है पिछले वाले क्वेश्चन में? लेट एफ जी बिलोंग्स, दो फंक्शन दिए हैं आपको, 0 1 पर डिफाइंड नहीं है और हर जगह डिफाइंड है, बी गिवन बाय दिस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप अंडर कंपोजिशन जनरेटेड बाय एफ एंड जी। ठीक है, तो सॉल्यूशन, सबसे पहले इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें देखना होता है कि एफ का ऑर्डर और जी का ऑर्डर निकाल लो फटाफट, क्या क्या है, कम से कम पता तो लगे कि एफ की हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है। वैसे ग्रुप जनरेटेड बाय एफ एंड जी क्या होता है, एफ एंड जी की फाइनाइट पावर्स के सारे फाइनाइट प्रोडक्ट, पता होगा ना आपको, ग्रुप जनरेटेड बाय, मैंने इसका एक लेक्चर लिया था, ये आपको पहले ऑलरेडी पता होना चाहिए, हाँ। बस उसमें एलिमेंट क्या होते हैं, एफ और जी की पावर्स होती है, ठीक, एफ की पावर आई, जी की पावर, जैसे ये एफ की पावर i1, जी की पावर i2, फिर एफ की पावर i3, जी की पावर, या इस तरीके से ये i1 i2 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो देखो मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, देखते हैं। सबसे पहली बात, क्लियरली एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी,
आइडेंटिटी का मतलब होगा ये वाला फंक्शन, ये जो हर किसी को क्या करे, साइन करे। मैं आई लिख देता हूँ। अब ग्रुप में हम ई से डिनोट करते हैं इसलिए ई लिख रहे हैं। ई एक्स इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है, दिख रहा है ना। अगर आपको 2 बार ऑपरेट करो तो आप एफ को, एफ कंपोजिशन एफ देखो क्या आ रहा है, 1/x करो एफ का, एक्स आ रहा है, राइट। मैं देख ले रहा हूँ यहाँ पे, देख लो, कुछ लोग फिर नहीं समझ पाए बाद में। सिंस एफ ऑपरेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/x, एफ ऑफ 1/x क्या है आपका, x, और ये क्या है, सभी x के लिए है। कहाँ है जो, r 0 1 में। तो ये हो गया, इसका मतलब f का ऑर्डर 2 है। हाँ, तो g का ऑर्डर क्या होगा, g का ऑर्डर 3 है। ओके, तो पहले जी स्क्वायर निकालते हैं। जी स्क्वायर क्या होगा, जी ऑफ जी स्क्वायर एक्स देखते हैं। जी स्क्वायर फंक्शन निकालना है तो देखना होगा कैसे एक्स में एक्ट कर रहा है। तो जी ऑफ जी एक्स, एक्स माइनस 1/x, एक्स माइनस 1/x मीन्स अब क्या होगा, जी ऑफ दिस करना है ना, तो x की जगह ये पुट करना पड़ेगा। ये होगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 1/x माइनस 1/x। ये ध्यान रखना आप लोग, इस तरीके से होगा ये। तो ये सॉल्व करके क्या आ रहा है बताओ पूरा, माइनस 1/x माइनस 1, पक्का ये आ रहा है। अब g क्यूब x क्या आता है देखते हैं। g क्यूब x का मतलब होता है g ऑफ जी स्क्वायर एक्स। जी स्क्वायर एक्स तो आप अभी निकाल चुके हैं, तो g ऑफ क्या आएगा, 1/1 माइनस एक्स। तो ये क्या आ रहा है, x। कैलकुलेट कर लेंगे या करवाना पड़ेगा, कर लेंगे, ओके। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ g इज 3, ऑर्डर ऑफ f इज 2, ठीक है। मतलब अब देखो क्या इनमें कोई रिलेशन है, राइट। रिलेशन मतलब f और g की पावर, f और g कुछ रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब ये किसी ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो सकता है क्या, तो जो आपने ग्रुप से देखे उनमें से, तो हम चेक कर रहे हैं एक करके। देख लेते हैं कि क्या ये D3 तो नहीं है। ओके, लेट्स चेक इट। इफ इट इज नॉट देन वी विल डू एनीथिंग, मतलब कुछ और करेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं। तो क्या रिलेशन होना चाहिए बताओ, मतलब जो कंपोजिशन होगी एफ जी की, उसका ऑर्डर 2 मिलेगा। ओके, एफ जी का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ एफ जी एफ जी इनवर्स, ओके, ठीक है। क्या ऐसा तो नहीं है, चलिए, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एफ जी इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं। पहले एफ जी कर लेते हैं, फिर उसको 2 बार कंपोज कर लेंगे, ठीक है। ये इक्विवेलेंट है उस रिलेशन के जो D3 में होता है। आप करते हो ना आर एस, क्या करते हो, आर एस आर इक्वल टू एस इनवर्स होना चाहिए, यही तो है। जहां अब लेकिन ध्यान रहे कि आर का ऑर्डर मैंने 2 लिया है, हाँ, यहाँ पर एस क्या है, 3 ऑर्डर वाला एलिमेंट है, तो ध्यान रखें। आर एस आर इनवर्स होता है आप सोचोगे, नहीं, आर इनवर्स और आर बराबर होते हैं ऑर्डर 2 में, ठीक। तो चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, एफ जी आ क्या रहे, एफ जी एक्स एफ ऑफ, अच्छा ये तो आसान है एफ जी निकालना, तो एक्स माइनस 1 एक्स, ये तो आ रहा है एक्स ओवर एक्स माइनस 1। जी एफ क्या आ रहा है, जी एफ एक्स 1/x पुट करो उसकी जगह, 1/x माइनस 1/x, तो क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स, पक्का। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 माइनस एक्स। तो नहीं, मुझे तो जीएफ चाहिए नहीं था,
क्यों निकाला मैंने? एफ जी चाहिए था ना, तो देख लेते हैं। एफ जी एक्स, ओके। एफ जी एक फंक्शन माना जाएगा। हाँ, एफ जी एक्स का मतलब क्या होगा? एफ जी ऑफ एक्स एक्स माइनस वन। तो एफ जी किसी भी एक्स के साथ क्या कर रहा है? एक्स को ऊपर और उसके साथ फिर एक्स से एक कम करना है नीचे डिनोमिनेटर में, ये कर रहा है। तो ये ओवरऑल क्या आ रहा है भाई? एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल, तो एक्स आ रहा है, राइट? एक्स ही तो आ रहा है। तो इट मीन्स इट इज नथिंग बट, क्या है आपका ग्रुप जनरेटेड बाई एफ कॉमा जी? ये है। इसको मैं पूरा लिखूं तो आइडेंटिटी एफ स्क्वायर, अच्छा एफ स्क्वायर तो आएगा, जी एफ एफ स्क्वायर तो आएगा नहीं, जी स्क्वायर एफ, और क्या आएगा लास्ट एलिमेंट? जी स्क्वायर। तो ये आ, ठीक है, सारे एलिमेंट। ओवरऑल इट इज नथिंग बट एस D3, ओके, डाइहेड्रल ग्रुप है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, जी मान लो इसको, तो ग्रुप जनरेटेड बाय एफ जी, और यहाँ क्या लिखते हैं? एफ स्क्वायर इक्वल टू ई, जी स्क्वायर इक्वल टू जी क्यूब इक्वल टू ई, एंड एफ जी एफ इक्वल टू जी इनवर्स, ओके। क्लियर? सो जी इज नथिंग बट, इसकी कार्डिनलिटी तो आपको मिलेगी। कार्डिनलिटी कितनी है? व्हाट इज द कार्डिनलिटी? वैसे भी उसने बोला है ऑर्डर क्या है ग्रुप का, ज्यादा कुछ नहीं पूछा। ऑर्डर इज 6, ओके। आंसर क्या है? 6। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ। अब ज्यादा बचे हुए क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में करेंगे। मैं समझता हूँ कि इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस तुम्हें समझ में आए होंगे, ठीक है। अब 11 to 20 और कुछ ये जो पीछे वाला क्वेश्चन है, एक जो होमवर्क दिया है वो तुमको नहीं आएगा तो उसको भी करेंगे, और जो एक इनर प्रोडक्ट वाला है इसको भी करेंगे, ओके। 11 to 20 क्वेश्चंस करेंगे अगले पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट।